हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो अपन है वो डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज अपन ध्यान रखना, जो साइको एंड सोशियो, जिसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, 2024 का। और उसके अंदर अपन साइको एंड जो सोशियो है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं कि साइको सोशियो का पेपर किस तरीके से रहने वाला है, साइको सोशियो का पेपर कैसा आएगा, साइको सोशियो का पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न कैसा रहता है, और साइको सोशियो के पेपर के अंदर आपको किस तरीके से लिखना है, मतलब अपन किस तरीके से पेपर को अटेंड करें तो अपन मैक्सिमम नंबर है वो ऑब्टेन कर सकें। उसके बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो बिल्कुल आप सभी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, और अभी आपको यहाँ पे ओनली एंड ओनली पेपर को समझना है कि सर पेपर कैसे आ रहा है। बच्चों की जो क्वेरीज है उसमें सर पेपर कैसे, कितने नंबर का आएगा, कैसे हमें लिखना है, पेपर के अंदर एमसीक्यू कितने आएंगे, पेपर के अंदर पैटर्न वो कैसा रहेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वेरी शॉर्ट कौन सा रहेगा, या अपन बोल सकते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का और कैसा आएगा और उसमें कितना लिखना है। मैक्सिमम जो क्वेरीज है वो बच्चों यही क्वेरीज है। आज सारी की सारी जो क्वेरीज है उसको अपन दूर करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में ध्यान रखना अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कौन से एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अपन ये भी बच्चों देखने वाले हैं कि भैया कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से, जो वेरी शॉर्ट है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से होते हैं, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन वो कौन से बन सकते हैं, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, उन सभी को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बात है। अपन पहले साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्यों? क्योंकि जानक ने अपने पहले भी देखा है, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था जो बच्चों को क्वेश्चन बताए थे वहीं से उसी टॉपिक और वहां से ही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, तो ये ध्यान रखना। अब अपन सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं पेपर पैटर्न की। किसकी बात करूं? पेपर पैटर्न की। भैया पेपर कैसे आएगा और पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, तो अपन यहाँ पे जानने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो मेन पेपर था उस पेपर की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भैया किस तरीके से पेपर रहेगा, और उसके बाद में सारी चीजें अपन समझेंगे। अपन आपको पता, देखो ये इस तरीके से अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, साइको एंड सोशियो का दोनों का पेपर साथ में होता है, ये बात आपको पता है। ओके उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, जब भी अपना जो पेपर आता है, इस पेपर की अपन बात करें तो इसके अंदर ए सेक्शन और बी सेक्शन आएगा। ए जो सेक्शन है वो ए सेक्शन में ध्यान रखना क्या लिखा है, अप्लाइड सोशियोलॉजी, और जो अपना बी सेक्शन है उसके अंदर ध्यान रखना क्या लिखा है, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये दो सेक्शन अपने रहने वाले हैं। ओके भाई, अब अपन बात करें सर ये पेपर जो है, इस पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहना है, पेपर में आएगा क्या। पहली बात तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, खूब टाइम है ना। उसके बाद देखो दूसरा अपन बात करें टोटल कितने नंबर का आएगा, 75। तो 75 का आपका पेपर रहने वाला है, और जो 25 है वो 25 का आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जो मार्क्स है वो आपके कॉलेज से जाएंगे। अब यहाँ पे अपन बात करें भैया इसके अंदर कि भाई जो किस तरीके का जो आपका पेपर पैटर्न है, किस तरीके से पेपर रहेगा। देखो भाई सबसे पहले अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी यहाँ पे आपको लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको 3 से 4 तरीके से एक पेपर का सेगमेंट है वो सेगमेंट देखने को मिलेगा। कैसे सेगमेंट देखने को मिलेगा, सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पे लॉन्ग या ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसके बाद में ध्यान रखना आपको कुछ एक एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके 6 से लेके 7 एमसीक्यूज है वो आते हैं, ठीक है ना, 5-6 को एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, और उसके बाद में शॉर्ट, और उसके बाद में क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब देखो किस तरीके से
क्वेश्चन को अटेंड करना है। यदि अपन बात करें सबसे पहली चीज लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है आपके पास में दो चॉइस रहेगी। क्वेश्चन आपको एक ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि अपन पहले बात किसकी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है। अब दो क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। देखो पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन आएगा इन लिस्ट द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट पॉवर्टी एंड हाउसिंग प्रॉब्लम, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक नीड टाइप्स फंक्शन ऑफ फैमिली। यहां पे ध्यान रखना सोशियोलॉजी में 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन किसका है, ध्यान रखना फैमिली के ऊपर है ना। तो आप ये करो तो भी आपकी इच्छा, ये करो तो भी आपकी इच्छा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है, पूरी फैमिली को लिखना है। सबसे पहले अच्छी तरीके से आप फैमिली की डेफिनेशन को लिखिएगा। डेफिनेशन के बाद में फैमिली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फैमिली कैसी होनी चाहिए वो लिखिएगा। उसके बाद में एक फैमिली की बेसिक नीड्स क्या है, हेडिंग लगा के बेसिक नीड को लिखो। फिर फैमिली के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, किस प्रकार की फैमिली, और उसके बाद में फंक्शन क्या रहेंगे। तो अब यहाँ पे अपन बात करें तो आपके पास में ध्यान रखना क्या होंगे, दो ऑप्शन, दो में से एक आप इजीली चूज कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं इस बार का जो पेपर आएगा ध्यान रखना उसमें मैरिज है वो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, सोशल चेंज जो है वो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको दो क्वेश्चन इजीली देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो एक क्वेश्चन आपको करना है और उसके नंबर कितने रहने वाले हैं, 10 नंबर जो है वो आपके रहने वाले, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपन बात करें ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स। अब अपन बात करें शॉर्ट नोट्स में आपको ध्यान रखना आपके पास में 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है ध्यान रखना वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। और इसमें यदि अपन बात करें तो 4 आपके पास में होंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं। कितने आपको करने हैं, 3। अब देखो 3 में क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसके बाद में इंडियन कास्ट सिस्टम, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। आपको सोशल ग्रुप का क्लासिफिकेशन पूछा है, आपको ध्यान रखना इंडियन कास्ट सिस्टम पूछा है, आपको कल्चर का मतलब और सिविलाइजेशन का मतलब बताना है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि ये पहली यूनिट है और अपन ने ये कहा था सर पहली यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले वो लॉन्ग आओ, भले वो शॉर्ट आओ, भले वो वेरी शॉर्ट आओ, या भले वहां से एमसीक्यू आओ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके क्वेश्चन आएगा। तो यदि आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएं उसमें से आपको 3 है वो 3 को क्या करना है, चूज है वो चूज करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, फिर आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और वेरी शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपके पास में कितने ऑप्शन होंगे, 4, और 4 में से आपको चूज कितने करने हैं, 3। 3 कौन कौन से देखो यहाँ पे अपन बात करें, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ध्यान रखना एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब अपन बात करें नेचर ऑफ कल्चर, कि भैया कल्चर कैसा होना चाहिए। नेचर बोलो कैरेक्टर बोलो एक ही चीज है ना। कल्चर का नेचर कैसा होना चाहिए किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद में ये हो गया आपको ध्यान रखना पॉलीगेमी, ठीक है ना। पॉलीगेमी क्या होती है उसको डिफाइन करो। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि दिस इज द वेरी शॉर्ट। और उसके बाद में इंपोर्टेंस ऑफ द सोशल नॉर्म, एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर सोशल नॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल नॉर्म की क्या वैल्यू है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ध्यान रखना फॉर्म ऑफ कंपटीशन, की कंपटीशन की अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ना इसमें आपको मुश्किल से एक पेज के अंदर जो भी आपको आता है वो लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा इसमें ध्यान रखना आपको एक पेज ओनली है ना, दोनों साइड नहीं, 1 साइड आपको यहाँ पे लिखना है इनमें, तो 3 इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में यदि ये आपका 5 नंबर का है तो इसमें आपको यहाँ पे कितना लिखना है बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना 3 से लेके 4 पेज है वो आपको कम से कम भरने हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से लेके 4 पेज आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद में जितना आपको याद है, जितना उस टॉपिक के बारे में आपको आता है सब कुछ लिख के आइएगा।
क्योंकि दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपसे ये एक्सप्लोर कर रहा है कि भैया जितना इनको आता है वो बिल्कुल आपको क्या करना है, लिख के यहाँ पे आना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसमें आप ध्यान रखना 8, 9, 10 जितने आप पेज भर सको भरिएगा। उसके अंदर ध्यान रखना 4 पेज आपको, 3 से 4 पेज आप लास्ट 5 पेज भर सकते हो, कोई आपको अच्छा आ रहा है तो। उसके बाद में ध्यान रखना इसके अंदर आपको एक एक पेज है वो भरना है। उसके बाद ध्यान रखना आता है एमसीक्यूज। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज की यदि अपन बात करें तो एमसीक्यूज तो बिल्कुल इजी आएंगे। जैसे इसमें एमसीक्यूज आए, देखो इसमें टोटल आपके 6 एमसीक्यूज है और एक एमसीक्यूज कितने नंबर का बच्चों, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये भी इजी रहेगा। अब यहाँ पे अपन बात करें फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये देखो 4 ऑप्शन दिए, फिर आपने अगस्त को चूज कर लिया। फिर ध्यान रखना रिलीजियस, मैरिज, ये सारी चीजें क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपने कहा सोशल सेगमेंट है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके बिल्कुल सिंपल जो आपके 5-6 एमसीक्यूज है वो रहने वाले हैं। उन एमसीक्यूज को अपन डिस्कस करेंगे कि सर किस प्रकार के एमसीक्यूज है वो रहने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूं कि सर पेपर होगा कैसे। आज हम पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये तो फिट होना चाहिए ना कि सर पेपर कैसा आएगा और हम किस तरीके से अटेंड करेंगे। तो यदि आपने यहाँ पे पेपर देखा है, आपने पेपर को समझा है कि सर ऐसे ऐसे करना है, तो वहां आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अच्छी तरीके से और इजीली क्या कर पाओगे, पेपर को कर पाओगे। ये तो मैंने किसकी बात करी इसकी। अब देखो सेकंड सेक्शन जिसमें क्या थी, ध्यान रखना साइकोलॉजी। ठीक है ना, बिल्कुल साइकोलॉजी में भी देखना बहुत इजी टू इजी क्वेश्चन आए हैं। यहां पे देखो, यहां पे भी सेम पैटर्न रहेगा। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में आपका शॉर्ट नोट्स रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद में एमसीक्यूज। पेपर पैटर्न यही रहेगा अपना। ठीक है ना, पिछली बार भी यही था, सप्लीमेंट्री में भी यही आया और अभी जो मेन पेपर है उसमें भी ये सेम का सेम जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। इसमें देखो भैया लॉन्ग क्वेश्चन क्या आए थे पिछली बार, ये देखो डिफाइन लर्निंग, enlist द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। मैंने जब भी आपको पढ़ाया तब मैंने क्या कहा था, थिंकिंग लर्निंग, लर्निंग देख लो, थिंकिंग देख लो, बड़ा क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ गया भैया, लर्निंग का बड़ा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, डिस्कस द डिफेंस मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। आपको डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म की जितनी भी टाइप्स है, ठीक है ना, रिप्रेजन, आपका सपरेशन, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, सारी की सारी चीजें अपन है यहाँ पे अपन इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में तो दोनों की दोनों बहुत इजी क्वेश्चन आए, इस बार भी इजी क्वेश्चन आएंगे। इस बार पर्सनैलिटी आ सकती है, इस बार मोटिवेशन आ सकता है, इस बार थिंकिंग आ सकती है, भैया रेडी रहना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन बात करें शॉर्ट नोट्स की, तो यहाँ पे भी आपके पास में 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको कितने ऑप्शन करने हैं, आपको सर 3 ऑप्शन करने हैं। देखो पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, साइकोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको बिल्कुल फर्स्ट जो अपना यूनिट है उससे क्वेश्चन आया, मैंने आपको कहा ना उसमें भी फर्स्ट यूनिट से आया और इसमें भी फर्स्ट यूनिट से आया। मैं आगे भी कह रहा हूं अगला जो आपका पेपर है उसमें भी पहली यूनिट से आएगा और वहां पे भी पहली यूनिट से आएगा, 100% आएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इन्होंने पर्सनैलिटी का छोटा दिया, क्लासिफिकेशन मतलब पर्सनैलिटी के अलग अलग आपको टाइप्स लिखने हैं। मैंने आपको 6 से 7 क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी के बताएं, आराम से लिख सकते हो। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव थ्योरी है ना, जो भी आपकी पुश थ्योरी, पुल थ्योरी बताई थी ना, वो सारी थ्योरी आपको यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद बैरियर ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर के क्या बैरियर, भैया आप किसी से बात कर रहे हो है ना, तो ध्यान रखना उसकी लैंग्वेज में अपन डिस्टर्ब हो सकते हैं, दोनों की लैंग्वेज नहीं मैच हो सकती है, या अपन बोल सकते हैं कल्चर मैच नहीं हो सकता है, या अपना एजुकेशन लेवल मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गई, या फिजिकल बैरियर हो गया, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे बैरियर से हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अपन बात करेंगे उस टाइम क्या चीजें अपने बीच में डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में रखना टाइप ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के क्या टाइप्स है, मोटिवेशन के अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, वो अपन ने भी देखा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परसेप्शन,
कि ऐसे कौन से फैक्टर जो अपने परसेप्शन को अल्टर्ड करते हैं। और उसके बाद में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, वापस वही शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद ध्यान रखना वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। एक ध्यान रखना पुअर मेंटल हेल्थ व्यक्ति के क्या साइन है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है ना, अपना काम टाइम से नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कोई भी चैलेंजेस आएगा तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी सारी चीजें आपकी रहेगी। दिस इज द वार्निंग साइन, ठीक है ना, दिस इज द वार्निंग साइन ऑफ। उसके बाद एमसीक्यूज, यहाँ पे भी ध्यान रखना इल्यूजन किसे कहते हैं, रॉन्ग परसेप्शन को, बिल्कुल इजी आया था। उसके बाद ध्यान रखना ये थ्योरी का कि भाई साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, साई की वर्ड का मतलब क्या होता है। उसके बाद ध्यान रखना कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फ्रस्ट्रेशन का। उसके बाद ध्यान रखना अपन बात करें कि हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीजें आपके एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा परसीव हो रहा है तो आपको हेलुसिनेशन है। कितने इजी क्वेश्चन है देख लिए। और उसके बाद में ये एमेंशिया हो गया, और उसके बाद में स्ट्रेचर हो गए। ये सारी चीजें इतना इजी है ना, बेसिक पेपर आया था, यही पैटर्न रहने वाला है। अब सभी बच्चे अपने पैटर्न माइंड के अंदर, ये जो पेपर का जो पैटर्न है ना, इस पेपर के पैटर्न को आप क्या कर लो, ध्यान रखना माइंड है, उस माइंड में आप क्या कर सकते हो, सेट करके आपको रखना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न यही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके के क्या क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है ना। तो ये अपन यहाँ पे बात करेंगे पेपर पैटर्न का, समझ में आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। 4 पोर्शन ऑफ एनी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों के अंदर अलग अलग ये 4 आपके जो पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीज है, माइंड बैठ गई। अब अपन बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके किस में आ सकते हैं। ये देखो साइकोलॉजी में जैसे आपको ये 7 एमसीक्यूज देखने को मिले ना, वैसे भी आपके उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या तो जो मैं एमसीक्यूज बताऊंगा वो एमसीक्यूज आएंगे, वो नहीं आएंगे तो ध्यान रखना जो मैं जिस टॉपिक से एमसीक्यूज बता रहा हूं उसी का दूसरा एमसीक्यूज आपको क्या कर सकता है, बन सकता है। तो वो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक बात है। तो पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब अपन सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी के जो भी एमसीक्यूज है, उसके बाद में अपन देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर अपन देखेंगे ध्यान रखना शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज देखेंगे भैया कि कौन सी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा शॉर्ट बनेगा और कौन सा लॉन्ग बनेगा, ठीक है भाई। देखिएगा यहाँ पे अब अपन बात करें सबसे पहले, बताओ भाई सबसे फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो देखो बेसिक चीजें आएगी, बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखिएगा सबसे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द, साइकोलॉजी किसको डिफाइन करती है या आप साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड को डिफाइन करती है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ लॉजिक को डिफाइन करती है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ एनर्जी को डिफाइन करती है, या साइकोलॉजी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन करती है। बताओ भाई किसको डिफाइन करेगी। अब यहाँ पे अपन बात करें साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी का मतलब यही होता है भैया रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, ध्यान रखना अपनी बॉडी के बीच में, अपने सोल के बीच में और अपने माइंड के बीच में। इन तीनों का रिलेशन जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, एक तरीके का साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, देखो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे नहीं रहेगा। साइंस ऑफ एनर्जी, साइंस ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। फिर साइंस ऑफ लॉजिक, वो आपका लॉजिकल स्टडी अपन बोल सकते हैं, वो भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं साइंस ऑफ माइंड है। क्या है भैया, ये आपका साइंस ऑफ माइंड है। वो साइंस ऑफ माइंड को अपन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। क्या बोलेंगे इसको, ध्यान रखना साइंस ऑफ माइंड यहाँ पे आपका रहेगा। तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि साइकी जो वर्ड है, पिछली बार क्या एमसीक्यू क्या आया था, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे साइकी, किसकी बात करें, जो साइकी वर्ड है, इस साइकी वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना साइकी वर्ड का 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है बेटा माइंड, या दूसरा मतलब अपन बोल सकते हैं सोल है, वो सोल होता है, माइंड या सोल। तो पिछली बार ये आया, क्या पता इस बार इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा अगला एमसीक्यू, अगला एमसीक्यू क्या, देखो
क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड जनरल कोजेस ऑफ बिहेवियर बाय द साइंटिफिक मेथड। आप किसी भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा, ठीक है ना, आप किसी भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा फंडामेंटल एंड जनरल कोज कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का फंडामेंटल और जनरल कोज क्या है उसको एक्सप्लेन या आइडेंटिफाई करते हो, तो इस प्रकार की स्टडी क्या कहलाती है? देखो भाई, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाएगी, उसके बाद जियो साइकोलॉजी कहलाएगी, पैरा साइकोलॉजी कहलाएगी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाएगी? बताओ भाई, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को समझना, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को क्या करना, एक्सप्लेन। क्योंकि देखो अपन ने यहाँ पे पहली यूनिट के अंदर आपने देखा होगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी, पहली यूनिट में पढ़ी थी ना, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। उन ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ऐसी जो यूनिट होती है जिसमें अपन जनरल कोज ऑफ बिहेवियर का पता करते हैं, तो ध्यान रखना ऐसी जो ब्रांचेस होती है उस ब्रांच का नाम क्या ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, उसके नाम से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसके बाद जियो, ये सारी ध्यान रखना, ये सभी के सभी अपने ब्रांचेस उसको 1 बाय 1 देखा था। तो किसी भी प्रकार की ब्रांचेस से रिलेटेड यदि आपका एमसीक्यू आए तो आपको रेडी रहना, क्योंकि उनकी डेफिनेशन पूछे। ब्रांचेस का मतलब है वो मतलब ही पूछेगा, इसके अलावा वो ध्यान रखना कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अच्छा खोज है, क्या लिखा? कोज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इंक्लूड। ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब, जुवेनाइल का मतलब अपन बोल सकते हैं बच्चों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ध्यान रखना चाइल्ड है, उन चाइल्ड की बात हो रही है। अब देखो क्या चाइल्ड के ऊपर किन किन चीजों के द्वारा इंपैक्ट है वो इंपैक्ट या इफेक्ट है वो इफेक्ट पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या लेगा? ये होगा आपका डिफेक्टेड हेरिडिटी, कि भाई जो हेरिडिटी है उसमें किसी ना किसी प्रकार का डिफेक्ट आता है। तो ध्यान रखना चाइल्ड है उसके अंदर क्या हो सकता है? डेलिक्वेंसी हो सकती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, डिफेक्टेड इन एनवायरमेंट। यदि किसी भी प्रकार का एनवायरमेंट में डिफेक्ट है तो भी ध्यान रखना उस बच्चे की क्या करेगा, ठीक है, वो उस बच्चे की ग्रोथ को रोकेगा, उस बच्चे की जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को क्या करेगा, रोकेगा। और उसके बाद ध्यान रखना ब्रोकन फैमिली, ध्यान रखना जो फैमिली टूटती है ना, जो उसके फादर है उसके मदर है उनके बीच में यदि किसी प्रकार का, या जो भी जॉइंट फैमिली उसमें बार बार क्या हो रहे हैं, हर किसी चीज के लिए झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसी चीजें ध्यान रखना उस बच्चे के ऊपर क्या करती है, इंपैक्ट डालती है, और उस बच्चे को किसमें डालती है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का वो बच्चा क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे सारे कोज है ना वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे कि भाई कोई भी हेरिडिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया या ब्रोकन फैमिली हो गया, इन सभी की वजह से भी क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे अपन बोल सकता है जो आपकी चाइल्ड या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। एक आध आपसे क्वेश्चन ऑल ऑफ अबोव का भी पूछा जा सकता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भी आया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, बताओ भाई, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। बताओ भाई, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी से अफेक्ट नहीं होता है। हेरिडिटी मतलब अपन बोल सकते हैं कि फादर है, उस फादर से किस में आएगी, ध्यान रखना सन है उस सन में आएगा, तो दिस इज द हेरिडिटिकल ट्रांसमिशन। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखा है, पर्सनैलिटी, फिर हैबिट्स, इंटेलिजेंस या लर्निंग। बताओ भाई, यहां पे अपन बात करें पर्सनैलिटी, बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर्सनैलिटी फर्क पड़ती है। यदि ध्यान रखना हेरिडिटिकल किसी प्रकार का ट्रांसमिशन नहीं हुआ, अल्टरेशन हुआ, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके फादर मदर जैसी नहीं होगी, तो यहाँ पे अल्टरेट करेगा। जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ये होगा आपका कॉग्निटिव, जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस है वो सारी की सारी क्या होती है, अल्टर्ड होती है बाय हेरिडिटी, अल्टर्ड बाय
हेरिडिटी भैया, हेरिडिटी से अल्टर्ड होती है और वहां पे हेरिडिटिकल जो फैक्टर है वो हेरिडिटिकल फैक्टर वैल्यू रखते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं सर ये भी आपका एक तरीके का अपन बोल सकते हैं पर्सनैलिटी। फिर इंटेलिजेंस इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। इसका मतलब जो हैबिट्स है वो हैबिट्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति उसके मम्मी पापा यदि ध्यान रखना बेवड़े नहीं है तो ध्यान रखना बच्चा बेवड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना वो कोई इसमें हेरिडिटी का कोई भी रोल नहीं है। या किसी के मम्मी पापा ज्यादा ड्रिंक, मम्मी तो कम करती है पापा ड्रिंक करते हैं, यदि बच्चा ही करे ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हेरिडिटी हमेशा कॉग्निटिव जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर आपका ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बच्चों नेक्स्ट वन क्या लिखा देखो, द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ प्योर साइकोलॉजी एक्सेप्ट। बताओ ध्यान रखना प्योर साइकोलॉजी के टाइप्स है और इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे ब्रांचेस की बात हो रही है, मेथड की बात हो रही है। और अपन ने पहली यूनिट के अंदर ये चीजें डिस्कस करी थी कि बताओ भैया प्योर साइकोलॉजी और ध्यान रखना क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका अलग अलग थी ना, प्योर साइकोलॉजी अलग और क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग थी। एक में ध्यान रखना 6 मेथड थे और एक में 10-12 मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। अब इसमें अपन बात करें सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी एंड जियो साइकोलॉजी। जियो दैट मींस जियोग्राफिकल। अब अपन बात करें जियो साइको जो है वो बिल्कुल प्योर साइकोलॉजी में आती है। एक प्योर और एक अप्लाइड है ना, दो है ना, एक प्योर साइकोलॉजी और एक अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ध्यान रखना जियो किस में आता है, प्योर में आता है। पैरासाइकोलॉजी किस में आता है, प्योर में आता है। सोशल साइकोलॉजी किस में आता है, प्योर में आता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो अप्लाइड साइकोलॉजी है किसकी बात करें, ये हो गया आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। ये हो गया अप्लाइड साइकोलॉजी। और अप्लाइड साइकोलॉजी की अपन बात करें तो उसके अंदर कौन आएगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी आएगी। कौन आएगा बच्चों, क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी आएगा। इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें इसका मतलब अपन बोलेंगे सर यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी को छोड़ दें तो सभी की सभी तीनों जो है वो आपकी किसके अंदर आएगी, तो वो आएगी अपने यहाँ पे देखो बेटा कभी नोट लिखा होता है कभी एक्सेप्ट लिखा होता है। थोड़ा सा इन पर्सन को आपको देखना है क्योंकि बेटा 1 नंबर इनसे भी मिल रहा है। यदि आपने एक एमसीक्यू अच्छे से पढ़ के इसका आंसर कर दिया तो आपको 1 नंबर बिल्कुल इजी वे में मिल जाएगा। ठीक बात है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द साइकोलॉजी। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो पहली यूनिट से बताए कि भाई पहली यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं यूनिट वाइज ही क्वेश्चन ले रहा हूं। सारी चीजों को मैं पूरे जितने भी आपके 10 यूनिट है 10 यूनिट की 10 के अंदर ध्यान रखना अपन कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज द इमोशनल ब्रेन। बताओ भाई अपने ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको अपन इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है बताओ भाई, ये होगा आपका सेरिब्रम, मेडुला, पोन्स या लिम्बिक सिस्टम। बताओ भाई कौन सा। यहां पे अपन बात करें, यहां पे देखो ब्रेन का पार्ट है वो अपनी साइकोलॉजी में काम करता है। ब्रेन के पार्ट में जैसे अपन बात करें एक ब्रेन का जो पार्ट है ये देखो ब्रेन, और इस ब्रेन के पार्ट का नाम क्या ध्यान रखना, ये होगा आपका हिप्पोकैम्पस। किसकी बात करें ध्यान रखना, हिप्पोकैम्पस। अब जो हिप्पोकैम्पस है ये क्या है, मेमोरी का सेंटर है। किसका सेंटर ध्यान रखना, मेमोरी है, उस मेमोरी का सेंटर रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाता है, कि अपना जो इमोशंस है वो मूड जो भी होता है वो मूड आपका कहां से निकलेगा। इमोशन का मतलब बच्चों होता है मूड, इमोशन का मतलब बच्चों क्या होता है, अफेक्ट। सारी चीजें बता चुका हूं ना। ये जो किस जगह परसेप्शन होगा ब्रेन की, तो बताओ भैया ये अपन बात करें सेरिब्रम। सेरिब्रम में बेटा अलग अलग प्रकार के एरिया रहते हैं, वहां के थिंकिंग के भी रहेंगे, परसेप्शन की भी रहेंगे, इंटेलिजेंस के रहेंगे। सारे के सारे जो एरियाज होते हैं ना वो बेटा एरिया किस में रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं, जिसमें परसेप्शन, थिंकिंग, सारी चीजें। मेडुला आपको बताए कि इसमें अपनी बॉडी की जो फिजिकल, जैसे अपन बात करें यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल है बेटा, वो रेस्पिरेशन का कंट्रोल यहाँ पे होता है।
पोन्स भी बेटा क्या करता है, ये भी असेसरी काम करता है। किसका, ये भी आपका रेस्पिरेशन के अंदर ध्यान रखना असेसरी काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट सुना है आपका लिम्बिक सिस्टम है, वो लिम्बिक सिस्टम। तो ध्यान रखना इमोशनल ब्रेन जो अपन बोल सकते हैं आल्सो नोन एज द लिम्बिक सिस्टम। इमोशनल ब्रेन किसको कहा जाएगा बच्चों, लिम्बिक सिस्टम को। और आपसे यदि थिंकिंग का, लर्निंग का, परसेप्शन का, जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है उन कॉग्निटिव प्रोसेस का सेंटर पूछा जाए तो ध्यान रखना दिस इज द सेरिब्रम। किस में जाएगा, सेरिब्रम है। उस सेरिब्रम में सबसे अधिक अपनी बॉडी के एरियाज और जो सेंटर है वो सेंटर अपने प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, तो मेमोरी का बता दिया, लिम्बिक सिस्टम का बता दिया, और बाकी जितने सारे कॉग्निटिव प्रोसेस है उनका आइडिया मैंने आपको सेरिब्रम के द्वारा दे दिया। ठीक बात है भाई, ओके जी। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या ध्यान रखना, ये लिखा द मेन फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। भैया पैराइटल आपने देखा होगा, यहाँ जो सबसे ब्रेन के आगे रहता है इसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, यहाँ दोनों साइड जो रहता है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल लोब, यहाँ पे जो पीछे रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ जो साइड में रहता है उसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ध्यान रखना ये अपना जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, क्योंकि अपनी सेकंड यूनिट क्या ध्यान रखना, बिहेवियर ऑफ बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर ऑफ बायोलॉजी। इसमें अपन बात करें, यहां देखो एक का नाम क्या हो गया फ्रंटल, ये हो गया बच्चों फ्रंटल लोब। एक का नाम क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका पैराइटल लोब। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो गया ध्यान रखना, ये हो गया ऑक्सीपिटल, ये हो गया आपका ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, उसके बाद और कौन सा हो गया ध्यान रखना, ये हो गया बच्चों टेम्पोरल है, वो टेम्पोरल लोब, ये हो गया आपका टेम्पोरल लोब। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें फ्रंटल ध्यान रखना जो भी रीजनिंग विजनिंग सारी जो चीजें अपनी होती है ना वो आपकी यहाँ पे किधर होगी ध्यान रखना, इसके अंदर होगी। जो भी अपना रीजनिंग विजनिंग अपन करते हैं ना तो वो आपकी किस में होगी ध्यान रखना, ये हो गया आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है ना, ये जो सारी चीजें आपकी इसमें होती है। पैराइटल लोब की अपन बात करें, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना पैराइटल लोब में सबसे अधिक है वो आपके सेंटर से, वो सेंटर रहते हैं। जितने भी सेंसरी परसेप्शन जो भी चीजें होती है वो आपकी किस में होती है, इसके अंदर। जितना भी अपन बोल रहे हैं ना, ये हो गया आपका सोमेटो सेंसरी। कोई भी सोमेटो सेंसरी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी किस में रहेगी बच्चों, इसके अंदर रहेगी। उसके बाद ऑक्सीपिटल का मतलब दिस इज द विजुअल, किसकी बात करें ध्यान रखना, दिस इज द विजुअल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखना है। विजन के लिए जो रहता है उसका नाम क्या बच्चों, उसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। और टेम्परेचर यहाँ जो टेम्पोरल लोब है इसका क्या मतलब होता है, टेम्पोरल की बात करें ध्यान रखना तो यहाँ ध्यान रखना मेमोरी थिंकिंग यहाँ पे रहेगा। किसकी बात करें बच्चों, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, इस तरीके के यहाँ पे इसके अंदर यहाँ रहेगा। पैराइटल में ध्यान रखना T2 P2 टच टेम्परेचर पल्स प्रेशर, यहाँ पे ध्यान रखना वो सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। क्या रहेगी ध्यान रखना, ये हो गया आपका टच टेम्परेचर, ये हो गया आपका टच टेम्परेचर। उसके बाद में ध्यान रखना पल्स या प्रेशर, ये जो सारी चीजें बेटा, पेन भी इसके अंदर आएगा। ये जो सारी चीजें आपकी किसमें परसेप्शन होगी, इसके अंदर। तो उसको अपन बोलते हैं सोमेटो सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो कभी भी आपके इस सेकंड यूनिट के बिहाफ के ऊपर, ब्रेन के बिहाफ के ऊपर बच्चों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लोब आपके हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो ये सारे लोब आप सोच के आंसर करना है। अब पैराइटल लोब का पूछा है बेटा, तो इसमें देखो विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक है, विजुअल प्रोसेसिंग आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, ओके काट दिया भाई। फिर आप बोलोगे प्रोसेस ऑफ सोमेटो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके, ठीक है, थिंकिंग एंड प्लानिंग आप बोल सकते हो सारी फ्रंटल लोब से। थिंकिंग जो है वो अपन बोल सकते हैं ध्यान रखना कौन सा, टेम्पोरल है, वो टेम्पोरल हो गया। और उसके बाद में इसका मतलब यहाँ पे बचा कौन सा बेटा, बी ऑप्शन, दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ सोमेटो सेंसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा, बी सही आंसर, सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन। ओके भाई, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। बताओ भैया
कौन सा मेंटली हेल्दी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐसे कैरेक्टर है जो मेंटली हेल्दी के हैं, लेकिन एक नहीं है। देखो भाई, इसमें सबसे पहले लिखा है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की एक लाइफ की फिलोसॉफी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स है, होनी चाहिए फिलोसॉफी। उसके बाद देखो चेंजेस इन पर्सनैलिटी, कि कोई भी व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी है वो चेंजेस आपकी होती रहती, एक बार पर्सनैलिटी ये हुई फिर दूसरी गई फिर दूसरी की, ऐसी। उसके बाद लिखा सेंस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर अपनी कमियों को देखे, अपना खुद का इवैल्यूएशन करे कि मेरे अंदर क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, तो उसको अपन, या ओपन माइंडेड, बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति ओपन माइंडेड होना चाहिए, वो व्यक्ति मेंटली हेल्दी कहलाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति है खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, वह व्यक्ति भी क्या होना चाहिए, मेंटली हेल्दी है। जो जिस व्यक्ति की एक लाइफ की एक फिलोसॉफी होती है, ठीक है ना, एक लाइफ का एक स्ट्रक्चर होता है, वह व्यक्ति भी बेटा हेल्दी है। लेकिन कभी भी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की इजियर पर्सनैलिटी चेंज होती है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बार बार बेटा चेंज होती है, वह व्यक्ति हेल्दी काउंट नहीं किया जाएगा। तो आंसर भी क्या जाएगा, यही जाएगा, चेंजेस इन पर्सनैलिटी। किसमें जाएगा, ध्यान रखना, चेंजेस इन पर्सनैलिटी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, ये भी बताओ भैया, हु ब्रोट द बिहेवियर ऑफ स्कूल, बताओ भाई किसने बनाया बिहेवियर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। बताओ वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने बिहेवियर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, मतलब एक आपने बिहेवियर की जो थ्योरी है, वो बिहेवियर की थ्योरी किसने बनाई, उसको देने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी बात हो रही है। बताओ भैया, ये हो गया सिगमंड फ्रॉइड है क्या, उसके बाद BF स्किनर एंड JB वॉटसन है क्या, उसके बाद ध्यान रखना मार्गरेट है क्या, या विल्हम डोंट है। बताओ भाई, विल्हम डोंट तो कौन है, साइकोलॉजी के फादर। किसके फादर, ध्यान रखना, साइकोलॉजी, उसके फादर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर है, ठीक है ना। ये आपका मार्गरेट, ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है। उसका बाद सिगमंड जो फ्रूड है, उन सिगमंड फ्रूड ने ऐसी कोई थ्योरी नहीं दी थी। उन्होंने ध्यान रखना स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की थ्योरी दी थी, उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, उन्होंने साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बिहेवियर की कोई भी बात नहीं करी थी। तो बिहेवियर की बात करने वाले कौन थे भैया, आपको पता है बिहेवियरल थ्योरी जो थी वो आपकी लर्निंग की थ्योरी है, और लर्निंग की थ्योरी देने वाला कौन है, BF स्किनर है। ओके बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्या जाएगा भैया, यहाँ पे बी जाएगा, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, बिहेवियर। क्योंकि आपको पता है लर्निंग की मेन 2 थ्योरी है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। तो जो बिहेवियरल थ्योरी है वो किसने दी है, ध्यान रखना, BF स्किनर है, उसने दी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना इजी, पिछली बार क्वेश्चन किसका पूछा बेटा, सिगमंड फ्रॉइड का क्वेश्चन पूछा है। वही ध्यान रखना, जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, उनका क्वेश्चन पूछा कि भैया उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, तो वो आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा है, क्या पता इस बार भी ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, बताओ परसेप्शन क्या है, आगे परसेप्शन के ऊपर। अब बताओ भैया, परसेप्शन के बारे में आप क्या समझते हो, परसेप्शन के बारे में आप क्या समझते हो, परसेप्शन के बारे में आप क्या जानते हो, परसेप्शन किसे कहता है, किसे कह सकते हैं। आपको यदि परसेप्शन को बेटा डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो भाई यहां पे लिखा है एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। क्या बोल रहे हैं कि आप एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वर्ड को, उसको परसेप्शन कहते हैं। या अपन एन एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड, कि जो चीज है उसको एप्रोप्रिएट पहचानना, ठीक है। उसके बाद में एन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड, कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड कर एडुकेट में, या इसमें ध्यान रखना नेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। कितने मतलब यहाँ पे, अब देखो आप यूं सोचोगे ना तो आप सोचोगे सर ये तो चारों ही ऑप्शन मुझे तो सही लग रहे हैं, किसके ऊपर मैं जाऊं। लेकिन यहाँ पे खेल किसका बेटा, वर्ड का ही तो खेल है।
वर्ड पहचानने का ही तो खेल है, तभी तो आपका परसेप्शन होगा। परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? परसीव। भाई जितने भी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा अपन किसी भी चीज का एप्रोप्रिएट परसेप्शन करें, ठीक है ना। यदि मैं आपको कहूं कि ये क्या है बच्चों बताओ, आप बोलोगे सर आपके हाथ में ये पेन है, ठीक है ना, जिसके द्वारा आप बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो। दिस इज द एप्रोप्रिएट परसेप्शन। दिस इज नॉट एडिक्वेट, दिस इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना एप्रोप्रिएट वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज है उसी को पहचानना एप्रोप्रिएट। अब एक्यूरेट है वो एक्यूरेट भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें अपन परसेप्शन की बात करें तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो चीज है उसी चीज को एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट करना, मतलब जैसा का जैसा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा? तो वो परसेप्शन कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना। और परसेप्शन के दो एरर है वो आपको पता है सर, एक का नाम ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ परसेप्शन। क्या बच्चों? एरर ऑफ परसेप्शन। और एरर ऑफ परसेप्शन की यदि अपन बात करें तो इसमें दो है, ध्यान रखना। एक का नाम क्या बच्चों? इल्यूजन है, वो इल्यूजन होता है। और एक का नाम ध्यान रखना हेल्यूसिनेशन। क्या होता है बच्चों? हेल्यूसिनेशन होता है। अब आपको पता है इल्यूजन का मतलब क्या है? इसके अंदर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ये होगा ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट तो क्या रहेगा बच्चों? प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। बट रॉन्ग परसेप्शन, यहां पे आप क्या करोगे? रॉन्ग परसेप्शन है वो आप गलत परसेप्शन करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ब्लैक रॉफ है, कोई ब्लैक रस्सी पड़ी है, उसको आप साफ समझ रहे हो, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट तो है ब्लैक रस्सी, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ध्यान रखना, रॉन्ग परसेप्शन कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इल्यूजन है, इल्यूजन बोलेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरा अपन यहाँ पे बोल रहे हैं हेल्यूजिनेशन। भैया यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। किसकी बात करूं? ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है ना। और उसके बावजूद में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे ध्यान रखना, परसेप्शन कर रहे हो। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है फिर आप कैसे परसेप्शन कर रहे हो बच्चों बताओ? और ऑब्जेक्ट नहीं है और परसेप्शन कर रहे हो, इसका मतलब जो आप परसेप्शन कर रहे हो, देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मिस परसेप्शन। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि मिस का मतलब आपने परसेप्शन सही नहीं किया है, आप मिस हो गए हो। लेकिन इसमें तो ध्यान रखना पूरा ही पूरा क्या होगा? ध्यान रखना, रॉन्ग परसेप्शन है। जो आपने किया है वो परसेप्शन सही नहीं है। तो इधर वर्ड बोल सकते हैं सर रॉन्ग परसेप्शन, और इधर अपन बोल सकते हैं बेटा मिस परसेप्शन भी बोला जा सकता है। तो बस इसके ऊपर आए तो भी रेडी रहना, इसके ऊपर आए तो भी रेडी रहना, और इसके ऊपर तो रेडी मैंने कर ही दिया है, ठीक है ना। तो ये अपन का कौन सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों? परसेप्शन। उस परसेप्शन का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। बताओ साइकोलॉजी की यदि बात आ जाए, एक्सपेरिमेंटल बोले, मॉडर्न बोले, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोले, तो उनका जो अपन बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी, उसके जो फादर है वो फादर कौन रहने वाले हैं? बताइएगा भैया कौन रहने वाले हैं? ये होगा आपका विल्हेम डॉन्ट, सिगमंड फ्रूड, या कार्ल गेस्टोजंग, और उसके बाद ध्यान रखना एडवर्ड बी, ये होगा आपका टिकनर्स। बताओ भाई कौन होगा? यहाँ पे आपको पता है कि इसमें ध्यान रखना ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, ये पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो सिगमंड फ्रूड, आपको पता है ये साइको एनालिटिक, साइकोसेक्सुअल, स्ट्रक्चरल जो भी आपका मॉडल है उसकी बात करें, एडिगो सुपर ईगो की बात करें, ओरल एनल जो आपका ओरल एनल फेलिक लेटेंसी उनकी बात कर रहे हैं। या ध्यान रखना आपने देखा वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है ना, इन्फीरियरिटी, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे एज को वहां पे डिफाइन करता है। तो इसमें तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन बात करें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर है वो फादर साहब कौन है भैया? विल्हेम डॉन्ट। ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया था बेटा, पिछली बार सिंपल से ये पूछा था कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो विल्हेम डॉन्ट है ना। तो ये ध्यान रखना। और यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो अगस्ट कॉम्टे है ना। तो ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो भैया नेक्स्ट वन, परसेप्शन का क्वेश्चन है, समझे और बताएं। क्या लिखा है? वन पेशेंट हेयर ए वॉइस ऑफ, वॉइस है ना, कोई भी एक व्यक्ति उसने वॉइस सुनाई दी, दैट नो वन एल्स रूम कैन हेयर,
दिस टाइप ऑफ परसेप्शन, मतलब मैं रूम में पढ़ाई कर रहा था, आप रूम में पढ़ाई कर रहे थे और आपको कोई आवाज सुनाई दी और आपने डोर को ओपन करके बाहर जाके बच्चों देखा तो आपको कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। अब रियल में बाहर कोई आवाज थी नहीं, लेकिन आपके माइंड में क्या, आपने क्या सोचा कि सर वहां पे मुझे आवाज सुनाई दी गई, और जो आपको आवाज सुनाई दी वो आवाज थी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, हेल्यूसिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहने वाला बच्चों, अब्सेंट है, वो अब्सेंट रहेगा। और ऑब्जेक्ट अब्सेंट रहेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रॉन्ग परसेप्शन ही करोगे। क्या करोगे, ध्यान रखना, रॉन्ग परसेप्शन है वो रॉन्ग परसेप्शन करोगे। लेकिन रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। अब देखो, एक लिखा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, एक लिखा विजुअल हेल्यूसिनेशन, एक लिखा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, ये इनमें से कोई नहीं है, तो कोई तो है। अब इसमें देखो, यहाँ पे अपन बात करें इसमें, तो इसमें देखो विजुअल हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है बच्चों कि यदि आपने कोई चीज देखी रियल में, जैसे मैंने कहा ना कि कोई बंद कमरा है और उसमें लाइट बंद है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने रूम खोला, आपको लगा यार इस रूम में तो कोई भूत है, मैंने किसी आत्मा को देखा, और जैसे आप रूम खोलोगे लाइट चालू की, कुछ भी नहीं था। दिस इज द हेल्यूसिनेशन ऑफ द विजुअल हेल्यूसिनेशन। उसके बाद टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे माना कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है। कभी कभी अपने को लगे ना यार कि मेरे पीठ के पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन रियल में कुछ चल नहीं रहा होता। ये जो टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन है, ये जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, उन नशेड़ी लोगों के अंदर आपको दिखाई देता है। तो ये इस तरीके का आपका टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन है। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी बात नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, ये हो गया आपका ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये देखो ऐसा क्वेश्चन, और पहले आए हुए भी है, ऐसे ही क्वेश्चन ईजी आएंगे। इन सभी चीजों को आप समझते जाओ, एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद देखो भैया अगला बताओ भैया, इसको अपन क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डिजाइन टेस्ट टू असेस IQ, एप्टीट्यूड, अदर मेजर्स ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल। ध्यान रखना, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की IQ को असेस करना, किसी भी व्यक्ति का एप्टीट्यूड मतलब उसके अंदर जन्मजात कितनी एबिलिटी। देखो, एक है एप्टीट्यूड और एक है एटीट्यूड। एटीट्यूड तो अपने जन्म के बाद में बनता है और एप्टीट्यूड जन्म से ही आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अदर मेजर्स है, वो आपको इसमें ध्यान रखना कौन सी किस स्टडी को कहलाएगा। तो बताओ इसको पैरासाइकोलॉजी या साइकोमेट्रिक्स या मेजर्स इसको बोल रहे हैं, या अपन सोशल साइकोलॉजी के नाम से जानेंगे। बताओ किसके नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, किसी भी व्यक्ति की पोटेंशियल, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट करने पड़ेंगे। भाई ये चीज आप IQ कैसे किसी की निकालोगे, तो IQ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया साइकोमेट्रिक, ये हो गया बच्चों साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो टेस्ट है वो बेटा टेस्ट आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ये किसके होते हैं, ध्यान रखना, IQ के भी है और किसके हैं, पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कॉग्निटिव प्रोसेस जो भी है, उस कॉग्निटिव प्रोसेस के भी आपके क्या है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है। तो इन सभी को आपको देखना, उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उस पोटेंशियली को देखना, उसके लिए आपको यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, तो दिस इज द, अपन बोल रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट के नाम से जानेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी है, वो बी बिल्कुल क्या रहने वाला बच्चों, यहाँ पे आपका सही है, वो सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी तब है जब आपने पढ़ा है बच्चों, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन इजी बनाएंगे भैया इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, अपन ने एक ध्यान रखना, एक थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा आपको तो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कैसे याद होगा, है ना। देखो इसमें नाम क्या लगेगा, ध्यान रखना, गार्डनर थ्योरी, है ना। गार्डनर एज प्रपोज्ड ए थ्योरी, कौन सी थ्योरी, ध्यान रखना, मल्टीपल इंटेलिजेंस,
गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ओके भाई, which of the following is not one of the dimension of this theory? मतलब इन्होंने कहा कि भाई गार्डनर ने इंटेलिजेंस के ऊपर एक थ्योरी दी है, लेकिन उस थ्योरी के अंदर 3 कंपोनेंट तो है, लेकिन यहाँ पे नीचे दिए गए इनमें से एक कंपोनेंट नहीं है। तो आप उस कंपोनेंट को ढूंढ के हमें बताओ भैया कौन सा कंपोनेंट है वो इसमें नहीं रहेगा। देखो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका म्यूजिकल, उसके बाद वर्बल, उसके बाद मैथमेटिकल या परफॉर्मेंस। बताओ भाई क्या है इसके अंदर, क्या कंपोनेंट नहीं है, कौन सा कंपोनेंट है वो आपका नहीं है, उसकी अपन बात करें तो बच्चों इसमें म्यूजिकल तो है, आपको पता होगा। इसके अंदर वर्बल भी है और इसके अंदर मैथमेटिकल भी है, तीनों कंपोनेंट है, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाला कंपोनेंट है वो इस आपकी इस थ्योरी के अंदर नहीं है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि जो थ्योरी दी गई गार्डनर ने वो इंटेलिजेंस के ऊपर दी गई है, और इंटेलिजेंस की थ्योरी के अंदर उन्होंने म्यूजिकली भी बताया गया कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस किस तरीके से, ठीक है, उसके बाद वर्बल जो है वो किस तरीके से, और उसके बाद मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो आपका किस तरीके से कैसे रहने वाला है उसकी यहाँ पे बच्चों बात की है। तो ये इस तरीके का जो आपका जो क्वेश्चन है जो आपका बन सकता है, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर चीज है, समझ में आ गया। अब ये कुछ एक क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस आज बच्चों किया, जिसमें अपन ने पहले तो पेपर के पैटर्न को समझा, और पेपर के पैटर्न के बाद में अपन ने कुछ एक एमसीक्यूज, कल की क्लास में रिमेनिंग एमसीक्यूज, और उसके बाद में मैं आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं साइकोलॉजी के, वो अपन अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले। जैसे आज के इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज थे, कल भी इससे भी इंटरेस्टिंग और जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने वाले एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल की क्लास भी आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।